स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। पिछले लेक्चर में हमने बात कर लिया था कि किस तरह से 1857 का रिवोल्ट में क्या कारण थे। थोड़ा बहुत मतलब उस दिन मैंने बात किया था 10 मई 1857 को हुआ क्या था बैरकपुर छावनी में, और वहाँ पे थोड़ा सा बात कर लिए थे कि आखिर किस तरह मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को लास्ट में जेल भेज दिया जाता है और उनको रंगून की जेल में वहीं पे कैद कर लिया जाता है और वहाँ उनकी डेथ हो जाती है। और हमने चर्चा कर लिया था कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अब उस दिन हुआ था मतलब उस दिन मतलब 1857 के 10 मई को क्या हुआ था उसकी चर्चा हमने कर लिया था। अब मैं उसी में बात करेंगे, उसी संदर्भ में बात करेंगे कि आखिर कारण क्या थे। मैंने वहाँ पे हुआ उसकी वो घटना सुना दी थी कि आखिर उस दिन कैसे गुस्सा फूटा, कैसे सैनिकों ने, कैसे मंगल पांडे ने वहाँ पे विद्रोह किया, तो उसकी मैंने कहानी सुना दी थी। वह आज हम यहाँ पे कहानी का हमारा जो चर्चा का विषय है वो कि आखिर क्या कारण थे, काजेस क्या कारण थे 1857 के रिवोल्ट का होने के कारण। तो कोई भी अगर क्रांति होती है, कोई भी अगर आंदोलन होता है तो उसका एक दिन का परिणाम नहीं है, वो कई वर्षों का, कई सालों का परिणाम होता है, कई दुख, कभी कई यातनाओं का परिणाम होता है। तो उसी में आज हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कारण क्या थे, और कारण में हम बहुत विस्तार से समझेंगे। किसी भी अगर क्रांति हुई है तो उसके 5-6 कारण प्रमुख होते हैं। तो जैसे मैं बात करूंगा आज कि कितने कारण थे, तो लगभग 5 कारण ऐसे थे, 5 काजेस थे कि 1857 का रिवोल्ट हुआ। ठीक, तो आज हमारा चर्चा का विषय होगा काजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो मैं एकदम बहुत स्पष्ट यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आज मैं एक प्रमुख कारण की चर्चा करेंगे, जिसमें देखिए 2 तरह के यहाँ पे कारण हुए। एक अपना हुआ शॉर्ट टर्म कारण हुआ कि तुरंत तात्कालिक कारण जिसको बोलते हैं। एक हमारा लॉन्ग टर्म काज, ये आप एकदम समझिए। तो शॉर्ट टर्म में हम चर्बी वाली कारतूस की बात कर लेंगे, कुछ धार्मिक और कुछ सैनिक विद्रोह, ये सब शॉर्ट टर्म में आएंगे। अब शॉर्ट टर्म में तो हम अभी आगे जो हमारा ये सीरीज चल रही है गदर सीरीज, तो इसमें हम चर्चा करेंगे शॉर्ट टर्म कारण थे, उसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म कारण में चर्बी वाली कारतूस और सैनिक विद्रोह 2 ही मेन कारण थे। अब लॉन्ग टर्म की हम बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में हमेशा ये पूछा जाता है किसी न किसी रूप में, चाहे आपको प्रीलिम्स एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम हो, और फिर लॉन्ग टर्म काजेस या फिर दीर्घकालीन कारण पूछे जाते हैं। तो इन दीर्घकालीन कारण में हम 5 से 6 बिंदुओं पर बात करेंगे। ठीक आते हैं। तो पहला कारण था हमारा पॉलिटिकल एंड राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। दूसरे कारण की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरा कारण क्या रिलीजियस। तीसरे कारण के करें तो इकोनॉमिक। चौथे कारण की अगर हम बात करें, राजनीतिक हो गया, धार्मिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, और कौन से कारण हो सकते, सैनिक कारण, सोल्जर या फिर आर्मी रिबेलियन। ठीक, एक अदर में बहुत सारा डाल देते हैं। इसमें आपका उनकी कुछ पॉलिसीज आएंगी, कुछ नीतियां आ जाएंगी, अदर पॉलिसीज। ये हमारे 1 2 3 4 5 ये हम 5 कारण पे हम चर्चा करेंगे, और इसको बहुत विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। तो आप बने रहिए। ठीक, तो लॉन्ग टर्म कारण या फिर दीर्घकालिक लिख लीजिए, दीर्घकालिक कारण क्या क्या थे 1857 की क्रांति में। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे होती है लोगों के साथ
मैं कुछ अलग से बताने वाला नहीं हूँ, कुछ अलग से भी पढ़ाने वाला भी नहीं हूँ, लेकिन एक मेरा ये उद्देश्य है कि जो ये सारे का सारा लिंक है आपके साथ जुड़ जाए और इस लिंक को आप समझ पाएँ कि आखिर हुआ क्या था, क्यों आखिर 1857 की क्रांति भड़की। तो उसके लिए हम बात शुरू करते हैं यहाँ से। ये बहुत अच्छा तो नहीं, ठीक है, काम चलाओ, भारत का मैप बन गया। तो भारत के मैप में बात कर, देखिए टॉपिक क्या है, 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति में दीर्घकालिक और तात्कालिक कारण थे। तो तात्कालिक कारण की चर्चा हम बाद में करेंगे, थोड़ा बहुत कर भी लिया है। अभी हम दीर्घकालिक कारण के आखिर किस तरह से क्या उस पीछे हुआ कि ये क्रांति भड़की, तो उसमें हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कारण में। तो हम इसमें 5 बिंदु हैं अपने पास: राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, धार्मिक कारण, इकोनॉमिक कारण, सोल्जर या फिर आर्मी कारण और अदर पॉलिसीज। तो फिलहाल हम ले रहे हैं पहला ये आपका पॉलिटिकल, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ये राजनीतिक और प्रशासनिक कारण को अच्छे से समझ लेंगे तो धार्मिक कारण, सैनिक कारण और आपका इकोनॉमिक कारण सब कुछ उसी से रिलेटेड है। किसी भी देश में अगर चल रहा है, आप उसके राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को समझ लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। भारत की अगर बात कर लेते हैं तो अगर जैसे अभी हम कोई व्यक्ति अपडेट रहना चाहता है तो पॉलिटिकल अफेयर्स, करंट अफेयर्स और जितने भी मुद्दे चल रहे हैं, अगर उसमें उसकी नज़र रहेगी सारा चीज़ें समझ जाएगी। क्योंकि पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें धार्मिक भी रहेगा, इकोनॉमिक, वो किसी के बिना चल नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये कारण आप समझ लीजिए, तो आप समझिए कि 70 to 80% आप समझ ही लिए। उसके बाद हम चर्चा हालांकि कर लेंगे कि क्या हुए इकोनॉमिक, ट्रेड पॉलिसीज़ क्या हुए, क्या सोल्जर कारण क्या हुए, क्या और कुछ बहुत सारे कारण हैं। तो इन कारणों में अब ये हमारा हेडिंग है, मेन पॉइंट, ठीक। अभी हेडिंग को भी हम लोग डिवाइड कर लेंगे कम से कम। अभी हम ये सब मिटा रहे हैं, ठीक। अभी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन कारण पे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम 5 लगभग कम से कम 5-6 इसमें भी बातें हैं, 5-6 सब पॉइंट है। उन पॉइंटों के आधार पे हम पढ़ेंगे। तो 5-6 सब पॉइंटों में क्या रखेंगे आप, A, B, C, D, E तक रख लेते हैं। पहला कारण था क्या, आपने सबने सुना होगा सहायक संधि। सहायक संधि किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आपके अंदर आता है कि सहायक संधि के जनक कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली। सब्सिडियरी अलायंस, सहायक, बहुत ध्यान से समझिएगा। हालांकि सहायक संधि ये टॉपिक अलग से है, इसको आप थोड़ा बहुत हल्का पढ़ के आइए। अभी मैं केवल और केवल इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक कारण थे और ये सबसे बड़ा कारण था। 2 ही कारण थे जिसकी वजह से ये सारा कुछ ये फैला, मतलब अपने देश में 1857 क्रांति उदय होने के कारण थे। सहायक संधि और एक दूसरा कारण था एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हड़प की नीति, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद तीसरा हम बात कर लेंगे कि बिहेवियर विथ मुगल। अभी हम चर्चा करेंगे, आप परेशान मत होइए कि लिख के हम छोड़ देंगे, एक एक डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिहेवियर विथ मुगल, बिहेवियर विथ
अवध, ये एंड बिहेवियर विथ पेशवा। एंड अंतिम एक और चर्चा कर लेंगे जिसमें बिहेवियर विथ जमींदार। जमींदार अंतिम में हम ये बात कर लेंगे कि अदर, देखिए अदर काजेस। हमने शुरुआत किया कि किस तरह से 1857 की क्रांति होगी। 1857 क्रांति में हमने 5-6 कारण पढ़े, जिसमें पहला पॉइंट ले लिए हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक या राजनीतिक कारण। उसके भी हम सब पॉइंट बना लिए हैं कि इसमें सहायक संधि एक विशेष रोल रखेगी, हड़प की नीति रखेगी, एंड मुगल के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था वो, और अवध के में जो घोषित कर दिया गया कि वहाँ कुप्रशासन है, और पेशवा के साथ जो बिहेवियर किया गया था, जमींदारों के साथ क्या बिहेवियर किया गया था, और अदर बहुत सारे कारण, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम आपका फोकस अब सीधे रहेगा इन पॉइंटों पे। इन पॉइंट को आप लिखे रहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ से शुरुआत करते हैं, बहुत ही विधिवत, उसमें आपको कोई लोड लेना नहीं है, ठीक है। तो सहायक संधि की बात कर लेते हैं। सब्सिडरी अलायंस जिसको कहते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली हैं इसके वो, ठीक। ये हुआ बंगाल, यहाँ पे हुआ हैदराबाद। हैदराबाद आपको पता है वर्तमान में तेलंगाना, पहले इसके पहले आंध्र प्रदेश आता था, ठीक है। तो बंगाल हुआ करता था और हैदराबाद रियासत हुआ करते। तो बंगाल में ये पूरा इलाका हुआ करता था अंग्रेजों का। ये बात हम कर ले लगभग 1798 की। तो 1798 की हम बात करते हैं, तो उस समय एक हमारे गवर्नर जनरल आए लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ये सोचा कि कैसे हम साम्राज्य को विस्तार किया जाए। तो ये सहायक संधि है पहली बार कि एक साम्राज्य विस्तारवादी नीति है, अपने एरिया को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हम साम्राज्य में कब्जा कर लेंगे। तो सहायक संधि में होता ये था, ध्यान से सुनिएगा कहानी, कि मान लीजिए कोई राजा है, उस राजा को लॉर्ड वेलेस्ली भाई साहब बुलाएंगे और बोलेंगे, क्या राजा मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा राजकाज तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके ऊपर, तो ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा सिक्योरिटी में आपके कमजोरी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको अपने वेल ट्रेंड अंग्रेज सैनिक या फिर भारतीय सैनिक, जो भी उनके, अब सैनिक तो उन्हीं के होते थे, तो उनको मैं आपकी राज्य की सीमा में क्या करूँ, लगा दूँ, और आप क्या करें, उनसे सिक्योरिटी लें। राजा खुश कि भाई इतना अच्छा काम कर रहा है तो हमको सिक्योरिटी की टेंशन नहीं। उस समय सिक्योरिटी की बहुत सारी टेंशन हुआ करती थी, कोई दूसरा प्रांत या राज्य आक्रमण ना कर दे, बस खुश हो जाते थे, बोले हाँ भेज दीजिए। अब भेज तो देते थे, सैनिक वहाँ लगे, फिर उसके बाद एक फरमान जारी करेंगे, लेटर लिख देंगे, बोलेंगे यार हमारे पास पैसा कम है, तो इनको जो सरकार, ये जो सैनिक हैं, इनका पैसा आप, इनका खर्चा आप उठा लीजिए बस। राजा सोचता ठीक है, धीरे धीरे एग्रीमेंट में साइन कर लेता, सहायक संधि में साइन कर लेता। अब धीरे धीरे वहाँ के सैनिक हर काम में हस्तक्षेप करने लगे, राजकाज में भी, डिसीजन में भी, सारी चीज़ें, सारा इन्फॉर्मेशन पहुँचाने लगे ब्रिटिशर्स के पास। तो अब धीरे धीरे समस्याएं आने लगी। धीरे धीरे फिर लॉर्ड साहब ने ये भी टैक्स में भी इंटरफेयर करने लगे कि हम इतना टैक्स लगाएंगे, हमारे हिसाब से लगाओ, क्योंकि इतना खर्चा आता है आर्मी में, और अलग से आर्मी का खर्चा दे ही रहे थे वो राजा लोग। अब समस्या यहाँ पे आ गई कि धीरे धीरे पूरा का पूरा साम्राज्य में धीरे धीरे इंटरफेयर हो गया किसका, ब्रिटिश का। कुछ भी काम होगा तो उनसे पूछ के होगा, क्योंकि हमने भी अलायंस किया है।
और कुछ भी टैक्स के रिलेटेड है वो भी बात चली आएगी। तो कुल मिला के टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा, टैक्स सिस्टम इन्फ्लुएंस किया इससे, और बहुत सारा पूरा राज्य प्रभावित हुआ। तो साम्राज्य विस्तार किए नहीं थे, धीरे धीरे वहाँ से इंटर करना शुरू हो गए। तो इसके तहत हैदराबाद को सर्वप्रथम, ये याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट हैदराबाद को सब्सिडियरी अलायंस के तहत इनको हैदराबाद प्रांत को अपने इसमें मिलाया गया। उसके बाद कुछ और आते हैं, उसके बाद यहाँ पे है मैसूर को मिलाया गया एक साल बाद 1799। यहाँ पे है तंजौर, इसको भी 1799। फिर यहाँ पड़ता है आपका कौन सा साम्राज्य पड़ेगा, पेशवा 1802। देखिए किस तरह से अंग्रेज लोग 98, 99, तंजौर 17, पेशवा 1802 में 1802 ने 1806 में 1806 में पेशवा को मिला लिया। ऐसे बहुत सारा अवध को मिला लेते हैं। फिर 1800 इधर अवध 1801। अब आप ये समझिए कि जो ये इतने राज्य हैं, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, तंजौर हो गया, पेशवा हो गया, ये लोग ब्रिटिश के एक तरह सहायक संधि में फंस चुके हैं मतलब सेवा करवा रहे हैं अपना आर्मी से। समझ होना चाहिए यार इन लोग को कि कैसे कैसे लोग इंटर कर रहे हैं। पहली गलती तो वहीं हो गई थी जब हमने व्यापार करने के लिए इनको दे दिया था, ये गलत हो गया था। ठीक है, तो फिलहाल ठीक है, जो भी हुआ अब पढ़ना तो पड़ेगा, हिस्ट्री है हमारा और सीख हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सहायक संधि में ये लोग हो गए। अब यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ आने लगी, बहुत सारी परेशानी। टैक्स सिस्टम, हाँ उससे भी ब्रिटिशर से साइन करवाना पड़ेगा। सिक्योरिटी का तो ऑलरेडी बता दिया है। तो इससे लोग परेशान हो गए। राजा भी को लगने लगे यार ये तो बहुत गड़बड़ हमने कर दिया, पर फंस तो गए। ठीक है क्या करें, मन ही मन गुस्सा आ ही रहा है। तो वो गुस्सा धीरे धीरे लास्ट में वो जाके कहाँ फूटेगा, 1857 की क्रांति में। क्योंकि राजा नाखुश और राजा से लोग नाखुश, तो सारा कुछ गड़बड़ है। तो इस तरह हम सहायक संधि की बात कर लिए हैं कि किस तरह से वो इन्फ्लुएंस हुई थी। अब दूसरी नीति है अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी एक मैं मैप में जाना चाहूँगा कि हड़प की नीति। अब हड़प की नीति में ये रेड कलर से मैं बनाता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। सतारा पड़ता है, सतारा आज का मतलब महाराष्ट्र में पड़ता है। तो हड़प की नीति में ये होता था, सुनिए कहानी। मान लीजिए कोई राजा है, उसका जैविक पुत्र नहीं, बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो फिर क्या करते थे, हर कोई इंसान यही चाहता है कि हमारा वंश आगे बढ़े, हमारे फैमिली को बढ़ाए, लेकिन किसी कारणवश कुछ कमियां, कुछ हो गया, अब जो भी आप कह लें, नहीं होता है। तो जैविक पुत्र अगर नहीं होते हैं उनके, तो क्या करते हैं, किसी के अपने परिवार में या फिर जो जिसको योग्य समझते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, एडॉप्ट कर लेते थे और एडॉप्ट करके उनको राजा घोषित कर दिया करते थे कि अगला राजा आप होगे। तो इस तरह में उनका राज्य भी संभल जाता था और दत्तक पुत्र कहलाते थे, अडॉप्टेड चाइल्ड कहलाते थे। तो इस तरह अब एक शासक आएगा, डलहौजी साहब जब से आ गए हैं तो उनको ये बात जमी नहीं, जिन्ना जमने के कारण कि ये भी एक साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी। तो उनको ये बात जमी नहीं और उनको ये लगा क्या कारण, कैसे करके इनको हटाया जाए। तो उन्होंने एक ये खुन्नस निकाली कि भाई जो भी अगर बायोलॉजिकल पुत्र है, उसका बायोलॉजिकल सन है, तब ही राजा बन पाएगा, उसके अलावा वो नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से डलहौजी ने ये हड़प की नीति को लाया और अगर नहीं बन पाएगा तो उसमें राज किसका होगा, ब्रिटिशर्स का। अब भाई सबको समस्या है, क्योंकि आप देखेंगे कि भाई ये तो किस्मत का खेल है, किसी को नहीं अगर पुत्र की प्राप्ति हुई,
नहीं उसका उत्तराधिकारी मिल पाया तो वो अपना एडॉप्ट कर लिया करता था। तो डलहौजी ने बोल दिया कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते। तो उसके तहत सतारा जो पड़ता है महाराष्ट्र में, उससे क्या किया गया कि सबसे पहले 1848, ये रेड कलर से जो लिखा है ना, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स है। अब ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है, ब्लू कलर से आपका लिखा हुआ वो क्या है, पहला अपना सब्सिडरी अलायंस, ऐसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। इसको मैं लिख देता हूँ हैदराबाद, बंगाल को भी यहाँ से मिटा देते हैं, समझ ही रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब 1848 में सतारा को पहली बार वहाँ में मिला लिया गया, पहली बार हड़प की नीति में मिला लिया गया। फिर संबलपुर उड़ीसा में पड़ता है, और जैतपुर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है आज का। तो संबलपुर, जैतपुर, यहाँ पे झांसी भी मान लीजिए, ठीक है। तो संबलपुर और जैतपुर, इनको भी बाद में मिला लिया जाता है, कहाँ पे, अपने इसमें हड़प की नीति के तहत इनको मिला लिया जाता है। और नागपुर, सॉरी, नागपुर, रेड कलर से जो लिखे हुए हैं ये क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत मिलाए गए। 1848 में किसको मिलाया गया, सबसे पहले सतारा को मिलाया गया। 1849 में संबलपुर और जैतपुर को मिलाया गया, ठीक है। झांसी को मिलाया गया 1853 में, 1853। वहीं से रानी झांसी की फिर कहानियाँ शुरू होती है। कौन सी, क्या कहते थे वहाँ पे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की वो जो रचना है, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उसी उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ाई मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। तो वहीं 1853 में ही वहाँ से हुआ था माहौल, जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो जैतपुर 1849, संबलपुर उड़ीसा में पड़ता है, ये भी 1849, और नागपुर को लास्ट में मिला लिया गया था कब, 1854 में, ठीक है। इतनी कहानी आप समझ लिए हैं, ठीक है। तो हड़प की नीति में कुल मिला के यही हुआ करता था कि राज्य को मिला लिया जाता था, उसके अगर पुत्र नहीं है, बायोलॉजिकल पुत्र नहीं है, तो इससे क्या हुआ, राजाओं में असंतोष फैला, लोग, वहाँ की जनता नाराज हो गई, भाई हमारे राजा को छोड़ के अगर ब्रिटिश वहाँ ये रूल करने लगे तो वहाँ पे असंतोष फैल जाएगा, और कहीं ना कहीं एक क्रांति का एक बिगुल बजने की तैयारी शुरू हो जाएगी। दो कारण प्रमुख थे, हमने बता दिया, विलेजली की सहायक संधि और हड़प की नीति की शुरुआत हो गई थी, ठीक है ना। तो इतनी बातें आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स और सहायक संधि। हालांकि बहुत सारा, इसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी इसमें हैं चीज़ें, पर अभी मैं केवल 1857 के रिवोल्ट का रीजन पढ़ रहा हूँ, तो उसमें इतना ही डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आप डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही सब सारा कुछ घुमा के खेल इतने में ही है, बहुत सारा मेन कारण यही है। अब आप समझिए कि कारण क्या, उस समय तक माहौल क्या हो गया, माहौल ये हो गया, सभी राजा दुखी, सभी राजा परेशान, असंतोष की भावना फैल गई, जनता में भी फैल गई, और अधिकार छीन लिए गए, लगभग टैक्स में भी इंटरफेयर करने लगे अंग्रेज, उनके हर काम में अंग्रेज ही अंग्रेज, ठीक। तो कहते हैं कि लोग, मतलब एक डायलॉग है, आप मैरी कॉम मूवी देखेंगे, प्रियंका चोपड़ा की आई थी, उसमें कहा गया किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके दिल और दिमाग से डर ही खत्म हो जाए। तो वही हालत लगभग यहाँ पे हो चुकी थी भारतीयों के साथ। इतना ज़्यादा ये लोग अत्याचार कर चुके थे, इतना ज़्यादा उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था कि अब धीरे धीरे ज्वाला भड़क रही है। हम 1857 की क्रांति के कारण पढ़ रहे हैं, तो उसमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन। अब पॉलिटिकल समझ लीजिए, जब कोई संविधान, नियम, कानून, प्रशासन व्यवस्था
चाल मतलब लागू करने चलाने के संदर्भ में बात की जाती है, इसीलिए राजनीतिक और प्रशासनिक कारण के अंतर्गत हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट है बिहेवियर विथ मुगल। 1526 में मुगल साम्राज्य का यहाँ पे भारत में स्थापना होती है, बाबर आता है, उसके बाद हुमायूं अकबर, फिर उनके बाद जहांगीर और फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब में लास्ट में 1707 में माना जाता है कि मुगल शासक लगभग कमज़ोर हो चुका था और किसी काम का नहीं, बस केवल नाम के बचे थे। तो उस समय जो अब मुगल शासक एक नाम से थे 80 साल के बूढ़े व्यक्ति जिनका बहादुर शाह जफर नाम था, तो उनके साथ क्या करते हैं अंग्रेज जो है थोड़ा सा बदतमीजी कर देते हैं। बदतमीजी मतलब कि मिसबिहेव कर देते हैं। तो और लोगों को देखिए इतने 300 साल से लगभग अगर भारत में कौन है मुगल है, उनने अच्छे काम भी किए, बहुत सारा काम किए, किले बनवाए डेवलपमेंट में। अब जो राज करेगा वही करेगा। तो अंग्रेजों से तो मैं ये मानता हूँ कि मुगल बेहतर थे। अब मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम बेहतर ही थे, पर ठीक है, उनका ये उद्देश्य नहीं था कि मतलब हम यहाँ से लूट के हम अपना पैसा ले जाएं दूसरे देश में। उनका उद्देश्य यही था कि हम राजकाज करेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनका ये नहीं था कि हम मनी सेंड करेंगे कहीं और दूसरे जगह, उनका ये नहीं था, वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं डेवलपमेंट करेंगे। ये अच्छी बात थी। तो फिर बात मुगल, तो इस तरह से भारत में भी लोग सिंपैथी हो गई थी लोगों को कि मुगलों के प्रति और मुगल राजा के प्रति कि हाँ भाई इनको बराबर का सम्मान इज्जत मिलना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति आता है जिसका लॉर्ड एलनबरो कहते हैं, लॉर्ड एलनबरो जी करते ये हैं कि जो इतना मुड़ाव नहीं है भाई, ठीक है, ये अच्छे से है बात का। पहले का भारत यहाँ से तक आता था, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये बात हम ये करते हैं मुगलों के साथ कैसा व्यवहार। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं मुगलों के साथ क्या मिसबिहेव किया गया, इसलिए जनता रुष्ट हो गई थी और क्रांति करने के लिए मजबूर हो गई। तो 1800 लॉर्ड एलनबरो गवर्नर बनते हैं और लॉर्ड एलनबरो ये करते क्या हैं कि जो राजा है दिल्ली में बहादुर शाह जफर, ठीक है, तो बहादुर शाह जफर की 3 बातें हुआ करती थी उस समय कि दरबार बुलाते थे, जनता दरबार, जेडी जनता दरबार बुलाते थे। और क्या, नजराना लेते थे। और नजराना के अलावा एक और काम था इनका, खिल्लत देना। ये शब्द आप खिल्लत देना, जनता दरबार, खिल्लत देना और नजराना, ये इनका क्या था, एक राजा होने का, एक विशिष्ट राजा होने का, एक पावरफुल राजा होने का ये एक सिंबल हुआ करता था। ये परंपरा में चला आता था कि भाई अगर हमारी जनता राजा मान रही है तो हमें कुछ स्पेशलिटी होना चाहिए ना, नॉर्मल इंसान जैसे थोड़ी ना। तो ये 3 चीज़ें इनकी मेन प्रमुख हुआ करती थी परंपरा में, और अपनी डिग्निटी को, अपने वर्चस्व को, अपने कॉलर को बचाए रखने में हेल्प करती थी और इनको एक फील देते थे कि हम राजा हैं। तो जनता दरबार में ये होता था, सबको जनता के दरबार में एक हफ्ते, महीने, 15 दिन में एक जनता दरबार लगाया जाता था और राजा अपना सारा प्लानिंग समझाते थे और जो भी समस्याएं थी उनको सुनते थे। खिल्लत में ये होता था, ये शब्द हैं 3 मार्कर, कभी आपके एग्जामिनेशन में आए या फिर प्रीलिम्स में आए तो ये शब्द आता है कि खिल्लत देना। खिल्लत देना बहुत इंपॉर्टेंट था। खिल्लत देना का मतलब ये था कि बहुत वैल्यूएबल, एक तरह से कपड़े, बहुमूल्य रेशमी कपड़े दिया करते थे उस समय मुगल बादशाह जो भी थे। बहादुर शाह जफर किसको देते थे, जिसके ऊपर खुश हो जाते थे, जो कोई बहुत अच्छा काम करते थे, मीन्स एक तरह से रिवार्ड था। खिल्लत क्या था, बहुमूल्य रेशमी कपड़े दिए जाते थे किनको, जनता को, जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, कुल मिला के रिवार्ड दिए जाते थे। भाई उस समय अगर खुश हो के अपना मोती का माला दे रहा है, खुश हो के अपने बहुत बड़े गहने दे दिए तो कौन सी बुराई थी। उसको ये फील होता था ना, लोग बोलते थे कि हाँ वो राजा बहुत दमदार है, बहुत ज़्यादा करुणा
उसके अंदर है बहुत ज़्यादा दीनदार है, ठीक है, तो कोई बुराई नहीं थी यार। तो अब खिल्लत, अभी मैं बात करता हूँ, खिल्लत में भी रोक लगा दिया किसने, एलन ने। जनता दरबार में भी रोक लगा दिया एलन ने। नजराना, नजराना मीन्स क्या था, गिफ्ट, एक तरह से गिफ्ट हुआ करते, बोलते हैं ना मैंने आपका नजराना भेजा, नजराना आपके लिए भेजा, मतलब गिफ्ट देते थे। कौन देते थे, कोई भी दूसरे प्रांत के राजा हुआ करते थे, कोई भी मान लीजिए कोई रिच व्यापारी कुछ भी हुआ तो राजा को नजराना दिया करते थे, राजा को एक स्पेशल फील हुआ करता था उससे, ठीक है। तो नजराना वो भी यहाँ पे बंद करवा दिया, खिल्लत देने की जो प्रथा थी उसको भी बंद करवा दिए। खिल्लत विशेष ध्यान रखे, बहुमूल्य रेस्ट में कपड़े को मेन बोला जाता था, ठीक है। और कुल मिला के गिफ्ट देने की बात करते, ये देने की बात थी, ये लेने की बात थी। जनता दरबार आपको सबको पता ही है कि जनता दरबार क्या, तो लॉर्ड एलनबरो ने ये सिस्टम बंद करवा दिया। अब बताओ वहाँ की जो जनता है, जो उनको मुगलों को चाहने वाले हैं, जो बहादुर शाह को जफर को चाहने वाले, उन लोग रुष्ट होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो एक कारण वो बना, ठीक है। बिहेवियर विथ पेशवा, अभी अवध की बात, चलो अवध की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बिहेवियर विथ अवध, अब अवध में हुआ क्या कि आप सबको पता है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के राजा और अवध के राजा ये मीर कासिम लोग मिल के लड़े थे, खैर हार गए थे, और वहीं से फिर बाद में उन्होंने सहायक संधि भी स्वीकार कर लिया था। तो अवध, अवध आपको पता है आजकल जो लखनऊ वाला रीजन पड़ता है वो आपका अवध कहलाता है, ठीक है। तो अवध में क्या हुआ, अवध बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था ब्रिटिश सरकार का। 1764 के बाद, फिर हारने के बाद, फिर विलेजली की संधि के बाद, कुल मिला के अवध एक तरह से ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा सपोर्टर था, क्योंकि होना ही पड़ा भाई, क्योंकि हार गए थे। उसके बाद फिर हुआ क्या कि वहाँ एक राजा हुआ, राजा होते थे अभी अगर आप सुनेंगे लखनऊ का नाम, तो लखनऊ में आपको सबसे दिमाग में पहले आएगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल पार्क भी है लखनऊ में, आप कोई चौराहा है, परिवर्तन चौक है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे बेगम हजरत महल चौक है। तो उनको ही लेके कहानी यहाँ पे है अवध में। अवध में हुआ क्या कि वहाँ के राजा जो हुआ करते थे वाजिद अली शाह, अब वाजिद अली शाह हुआ करते थे, उनकी तबीयत डाउन रहने लगी, वो लगभग अंतिम सैया में थे। तो वहाँ पे राजा, मतलब लोग इनको बेगम को मानते थे, हजरत महल को, लेकिन अंग्रेज़ों ने ये बोला, और उनका एक पुत्र भी हुआ करता था, तो उनको, तो रानी बेगम को अंग्रेज लोग ये बोलते हैं कि नहीं मैं आपको मानता ही नहीं, अगर जब तक वाजिद अली शाह जी हैं तब तक ठीक है, उसके बाद मैं आपको राजा मानता ही नहीं हूँ। और इसकी वजह से हो क्या रहा है, कौन कौन है यहाँ, वाजिद अली शाह, बेगम हजरत महल, ठीक है। तो उसकी वजह से ये सब वहाँ पर बहुत डिसऑर्डर है, मतलब वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा कुव्यवस्था है, कुप्रशासन, कुप्रशासन शब्द यहाँ पे जरूर याद रखें, कुप्रशासन, यहाँ पे कुप्रशासन है। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और आप लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हम लोग राज्य करना चाहते हैं। और राज्य करने के तहत क्या कर दिए कि अवध में कमिश्नरी सिस्टम का मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर को अपॉइंट कर दिया जाता था और पूरा कार्यभार संभालता था और वो रिपोर्ट करता था ब्रिटिश सरकार को, तो गवर्नर को अपॉइंट कर दिया जाता था। तो पहले हेनरी लॉरेंस को पहली बार गवर्नर बना दिया गया कमिश्नरी सिस्टम का, कहाँ का, अवध का। अब इससे भी समस्याएं आप समझ ही सकते हैं, हमारा राजा जिसको हम चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमारा लालन पोषण सब कुछ करता है, उसको अगर हटा दिया जाए तो क्या समझ। एक गांव में आप देखिए कि कोई व्यक्ति अगर 5 साल 10 साल से सरपंच है या फिर प्रधान है, उसके प्रति ऑटोमेटिकली लोगों की लगाव हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए भी रहते हैं, इसलिए फिर यहाँ पे समस्याएं जनरेट हो गई, इनकी इज्जत किसी काम की नहीं रह गया और किसी को प्रशासन के आधार पर इनको हटा दिया गया और गवर्नर सिस्टम ला दिया, कमिश्नरी सिस्टम ला दिया गया, गवर्नर बना दिया गया लॉरेंस को, ठीक है। तो एक कारण यहाँ पे समस्याएं हो गई अवध। अब एक बात कर लेते हैं,
पेशवा, पेशवा मीन्स आप आ जाइए कहाँ पे, देखिए मैं मैप के माध्यम से समझा रहा हूँ कि जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा याद रहे। अब पेशवा, पेशवा, पेशवा एक पद हुआ करता था एक्चुअली। पेशवा में क्या है, प्रधानमंत्री के टाइप का पद हुआ करता था मराठा साम्राज्य में। तो पेशवा में देखिए आप यहाँ पे बात कर लेते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध हुए तो थर्ड जो हुआ, थर्ड एंग्लो मराठा वार, जिसमें लास्ट में ये बाजीराव सेकेंड, बाजीराव द्वितीय, वो तलवार की धार से चीते के चाल, वो वाले बाजीराव नहीं है, ठीक है ये। तो थर्ड एंग्लो मराठा वार में बाजीराव कौन बचे थे, अंतिम पेशवा जो बचे थे वो कौन थे, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, ठीक है। बाजीराव द्वितीय बचे जो थे, तो इनको क्या कर दिया गया, ये कहाँ है, बिठूर, बाजीराव द्वितीय जो पेशवा थे उनको कहाँ भेज दिया गया, बिठूर। क्यों भेज दिया गया, उनको बोला गया आप भाई आराम से बिठूर में जाके बैठिए और वहाँ पे आपको 8 लाख रुपए ईयरली पेंशन मिलेगी और उसको आप आराम से खाइए पिए, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई इंटरफेयर नहीं करना है आपको किसी राज्य में। अब सोचिए इनको पेशवा जो महाराष्ट्र है और वहाँ जाके बिठूर कानपुर के एरिया में भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया कि लोगों की सिंपैथी न रहे, वहाँ से एक्टिव न रह पाएंगे। तो उनको 8 लाख की पेंशन में, 8 लाख की पेंशन में इनको वहाँ पे भेज दिया गया और बोला गया आप एक्टिव नहीं रह पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद समस्या तो वहाँ तब हो गई, दिक्कत तो यहाँ तब हो गई कि जब इनके पुत्र कौन थे, बाजीराव बाजीराव के वो भी दत्तक पुत्र थे, ठीक है। नाना साहब, खूब आपने नाम सुना होगा, 1857 क्रांति में खूब एक्टिव रहे, यही बोले कि यही आंतरिक इंटरनल जो कर रहे थे, चिंगारी लगा रहे थे नाना साहब। इनको धुंधु पंत बोला गया, धुंधु पंत, ऋषभ पंत नहीं, ठीक है, धुंधु पंत। ऋषभ पंत तो हालांकि भी घायल हैं, वर्ल्ड कप में आने की संभावना नहीं है, बहुत अच्छा काम किए हैं बहुत कम उम्र में ऋषभ पंत ने, आप सब जानते हैं, ठीक है। धुंधु पंत फिलहाल बात कर लेते हैं, ठीक है। तो धुंधु पंत नाना साहब थे, उनके दत्तक पुत्र थे, अडॉप्टेड चाइल्ड थे। तो उनको अंग्रेजों ने ये बोला कि हमें इनको कुछ मानता ही नहीं कि आपके चाइल्ड हैं और आपको कोई पेंशन नहीं दिया जाएगा। जो पेंशन है रोक दिया गया, किसका, धुंधु पंत का पेंशन रोक दिया गया कि ठीक है नाना बिठूर जब तक बाजीराव द्वितीय थे तब तक दिया जाएगा, लेकिन नाना साहब को पेंशन नहीं दिया जाएगा। समस्या खड़ी हो गई भाई कि बताओ पेंशन भी नहीं मिल रहा है हमको, यहाँ से भी अलग कर दिए हो। तो वहाँ पे फिर असंतोष की भावना जागृत हुई और लोग उससे थोड़ा थोड़ा नाराज हुए और कानपुर में ये आंतरिक रूप से मोर्चा धीरे धीरे शुरू कर देते हैं, ठीक है। कौन, नाना साहब या फिर धुंधु पंत, बाद में बहुत इनका अच्छा रोल है। तो कुल मिला के ये अवध की हमने बात कर लिया, पेशवा की बात कर लिए। अब पेशवा की बात करने के बाद 2 हमारे अंतिम पॉइंट बच जाते हैं लगभग, उसके बाद फिर आपको अब धीरे धीरे यहाँ पे कहानी समझ ही आ गई होगी कि लगभग क्यों ये असंतोष की भावना फैली और क्यों 1857 की क्रांति का उदय हुआ, क्या क्या कारण हुए। तो हम इसमें कम से कम 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे से किए हैं, ठीक है। और मेन आपके पास हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। देखिए कहानी को लिंक करके पढ़ेंगे ना बहुत ही अच्छा रहेगा, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो। तो जमींदार, अब तीसरा एक पॉइंट है, हमने यहाँ पे बात कर लिया एक जमींदारी सिस्टम की, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जमींदारों के साथ आखिर हुआ क्या। तो जमींदार आप सबको पता है, जमींदार भारत में ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था। क्यों किया था जमींदार, कि आप टैक्स हमको वसूल के लाएंगे किससे, फार्मर से, ठीक है। तो जमींदार अपॉइंट कर दिया जाता था एक उसमें
प्रांत में वो टैक्स लाता था और फार्मर फिक्स कर दिए थे कि हाँ भाई इतना ला के देना ही है। तो जमींदार क्या करते थे, कैसे न कैसे करके किसान से लाता ही था, किसान के पास हो चाहे ना हो। तो जमींदारों के साथ क्या हुआ, एक चोट हो गई, खूब मजे किए। खैर जमींदार भी अंग्रेजों के आड़ में, ये रियलिटी है। ये पड़ता है यहाँ पे मुंबई, ठीक है। अब मुंबई में क्या हुआ, देखो बहुत होशियार वो था लॉर्ड डलहौजी, बहुत ज़्यादा होशियार था। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत ही होशियारी के साथ क्या किया, यहाँ पे ला दिया एक इनाम कमीशन। इसका आप विशेष ध्यान रखिए, कभी आएगा, ठीक ना। इनाम कमीशन मुंबई में लाया कौन, डलहौजी। और क्यों लाया, ये इनाम कमीशन इसलिए लाया कि जांच करें। देखिए भारत में क्या था, बहुत सारे जमींदार हुए थे, कौन अपॉइंट किया, अंग्रेजों ने। लेकिन कुछ ऐसे जमींदार थे, बहुत सारे जमींदार थे जिनको जागीरदार प्राप्त हुआ था, जमींदारी प्राप्त हुई थी पुराने राजाओं के द्वारा। पहले दे देते ना कि आपको इतने मनसब की जागीरदारी, आपको इस प्रांत के जागीरदारी दी जाती है, इस प्रांत का अब जमींदार बन जाओ। तो उसके तहत बहुत लोग थे। अब जमींदारों का मेन काम क्या था कि जमींदार कि ब्रिटिशर्स को टैक्स दिया करते थे। लेकिन ये जो उनके अपॉइंट किए गए थे, पहले राजाओं के द्वारा जो अपॉइंट किए गए इनाम जमींदार थे, तो लोग टैक्स नहीं देते थे, वो लोग टैक्स देते ही नहीं थे, पता ही नहीं चला। तो इनाम कमीशन लाया गया और ये इंक्वायरी बैठा दी गई कि लगभग 20,000 नहीं 35,000 जमींदारों की इंक्वायरी किया जाए मुंबई में, कि कौन कौन ओरिजिनल है कौन नहीं। जैसे आपने रोबोट मूवी देखा है ना, ऐसे घुमाता है कौन, रजनीकांत को, उसका जो विलेन हो जाता है, ठीक है, कि कौन ओरिजिनल है कौन रियल है। तो सब घूमता है, फिर वो नहीं घूमता है तो पता चल जाता है। तो इसी तरह मुंबई में इन्होंने इंक्वायरी बैठा दिया कि भाई जो ज़मींदार रियल है कौन नहीं है, जांच करो। तो उसमें लगभग 20,000 ऐसे ज़मींदार छुपे निकले थे जो टैक्स नहीं दे रहे थे ब्रिटिश सरकार को। अब समस्या वहाँ पे हो गई, पकड़ा गए। अब जब पकड़ा गए तो फिर अब क्या होगा, उनकी ज़मींदारी जब्त कर ली जाएगी। अब जब 20,000 लोगों की ज़मींदारी जब्त कर लिया जाएगा, आपको किसी दिन कोई अगर कल तक ज़मींदार बोलता था, कल से कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि है ही नहीं तुम्हारे पास, बल्कि तुम लगे हो मजदूरों की तरह। तो समस्याएं तो होगी। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग नाराज़ हुए। 20,000 एक अपने आप में एक बहुत बड़ी काउंटिंग है। तो 20,000 ही लोग अगर हो वे, और मुनीम सुनीम अगल बगल वाले जो खाने वाले रहते हैं वो प्लस कर लीजिए, तो कम से कम लाखों लोग, इससे भी ज़्यादा क्या हो गए थे, वो हो गए थे, ठीक है ना, असंतोष हो गए थे, ठीक है। तो जमींदारों को यहाँ से समस्या हो गई थी। जमींदारी में अगर हम बात करेंगे तो आगे भी हम आर्थिक व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे, फिर वहाँ पे भी जमींदारी 3 सिस्टम थे, जो परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। वो हम आर्थिक कारण में पता करेंगे, ठीक है। तो अभी जमींदार यहाँ से नाराज हो गए, असंतोष हो गए, असंतोष का कारण बन गए, ठीक है, किसके, इनाम कमीशन। यहाँ पे प्रमुख बात यही है। अब हम प्रशासनिक और राजनीतिक कारण में ये चर्चा कर ले। फिर एक लास्ट में है अदर पॉलिसीज। अदर पॉलिसीज में आप बहुत सारे कारण को ले सकते हैं कि क्या क्या इसमें कारण रहे। तो अदर, अब हम बात कर लेते हैं अदर की, ठीक है। अदर की बात कर लेते हैं, अन्य कारणों की बात कर लेते हैं। तो उसमें देखिए, जैसे उस समय क्या था, मैं जितनी भी बार बोलता हूँ कि भारत के सैनिक थे, भारत के लोग जॉब करते थे, तो उसका कारण ये नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि वो एक लेफ्टिनेंट या कर्नल या फिर बहुत ज़्यादा जो लीडरशिप करता है उस पोस्ट में नहीं हुआ करते थे। उस समय मोस्टली पोस्ट क्या दी जाती थी भारतीयों को, ड्राइवर हो गया, धोबी हो गया, लकड़हारा हो गया, सफाई कर्मी हो गया,
ये सारे पोस्ट भारत के लोगों को अपॉइंट किया जाता था, जबकि क्वालिफिकेशन अगर वही एक अंग्रेज के पास है तो उसको थोड़ा हायर पोस्ट में दिया जाता था, और भारतीयों को केवल नाम मात्र के लिए रख लिए थे कि ठीक है चलो। तो ये कारण भी कहीं ना कहीं असंतोष के कारण हुए। प्रमोशन की अगर हम बात कर लेते हैं, कोई व्यक्ति वही काम करके आया, अंग्रेज है तो उसको प्रमोशन देते थे, भारतीय है तो बोले ठीक है यार क्या दिक्कत है, इसकी तो ड्यूटी है। अब ऐसे में अगर दो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो कब तक झेलते झेलते ये सारी चीज़ें हो गई, नहीं होता था। प्रमोशन केवल उन्हीं का होता था जो गद्दारी करते थे। गद्दारी मतलब कि गद्दारी करबे जो वीडियो आया था वो वाला नहीं, ठीक है। गद्दारी का मतलब यह है कि जो उनका साथ देते थे और भारत के साथ गद्दारी करते थे, वो वाला गद्दारी, ठीक। तो प्रमोशन नहीं दिया जाता था कुल मिला के भारतीयों को, ये भी समस्याएं थी। ये अन्य कारण की हम बात कर लेते हैं। पदोन्नति वही प्रमोशन, मैक्सिमम सोचिए मैक्सिमम हवलदार पोस्ट हुआ करती थी भारतीयों के लिए। अब समझिए, सोचिए क्या होगा, क्या बीतेगा भारतीयों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर ये समस्याएं होती थी। वेतन में भी अलग सैलरी अलग अलग होता था, चपरासी लकड़हारा ये सब चीज़ों के होते थे। तो अब हमने देखिए कितने कारण बात कर लिया, एक बार थोड़ा सा हम एक बार समअप करने की कोशिश करेंगे कि सहायक संधि, हड़प की नीति और अवध और मगध, अवध के राजा, मगध के राजा और पेशवा तीनों जो शक्तिशाली और लोकप्रिय हो गए थे उस टाइम तक, उनके साथ मिसबिहेव किया गया और जमींदारों के साथ इनाम कमीशन ला दिया गया, उसके तहत उनकी जागीरदारी जमींदारी छीन ली गई। और एक लास्ट में कारण था कि भारतीय लोगों को छोटे मोटे पद दिए गए थे, उनके वेतन प्रमोशन आदि में कुछ कोई बढ़ोतरी हो ही नहीं रहे थे, जीवन चल ही नहीं रहा था कुल मिला के। तो यहाँ से ये सारे एक हम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की बात हम कर लेते हैं 1857 की क्रांति। अब हम आशा करते हैं कि इतना आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपके अंदर एक बेस जनरेट हो जाएगा कि आखिर सही बात है, कारण क्या थे, और ये मेन कारण है। और बाकी आगे जो आएंगे आर्थिक कारण आएंगे, रिलीजियस धार्मिक कारण आएंगे, छोटे छोटे कारण हैं। आगे हम शायद वीडियो में चर्चा करेंगे कि इकोनॉमिक या फिर आर्थिक कारण क्या हुए जिसकी वजह से 1857 की क्रांति भड़की और फूटी ज्वाला। तो फिलहाल अभी हम यहीं पे रोकते हैं इस लेक्चर को। आप एक बार इसको क्रम से देखिएगा, आप धीरे छोटा नोट्स लिखते जाइएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं भी लिखेंगे आप 2 बार देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। और आपका बेस, मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ, आपको बेस जनरेट हो जाएगा और बन जाएगा, और यहाँ से आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे उस समय का माहौल। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। अगर आपके अंदर समझ डेवलप हो जाएगी तो आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो धन्यवाद, देखते रहिए वीडियो को, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।